दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, एक विशेष सूचना, जो भी छात्र जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी का हम लोग टेस्ट शुरू किए हैं, जो कि 6 नवंबर से 10 बजे हमारे इस सेंटर पे, जो रांची में सेंटर है, लालपुर रांची में हरिओम टावर के ठीक सामने वाला जो टावर है उसी में ये हमारा अभिराज आईएएस का सेंटर है। आप वहां पे आकर के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जेएसएससी का आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं और दे करके आप अपनी तैयारी को आगे बेहतर बना सकते हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अन्य टेस्ट से किस तरह से यह बेहतर टेस्ट आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं आज के प्रश्नों पे, जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। देखिए, एक चीज हमेशा कही जाती है कि तुम हार नहीं सकते अगर तुम हार मानने से ही इनकार कर दो। यानी आप हार नहीं सकते हो, हार को ही इनकार कर दो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यानी एक चीज आपको और समझनी है। देखिए, प्रैक्टिस जो होता है 90% प्रैक्टिस होता है और एक्शन मात्र 10%। सपोज दैट, आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एसपीजी है, एनएसजी है और उसी तरह से अमेरिकन की जो एजेंसियां हैं, सीआईए है, इनका ये थॉट प्रोसेस है कि हमें किस पे बल देना है, प्रैक्टिस पे बल देना है। आप देखेंगे कि एनएसजी है या एसपीजी है, उसको एक्शन कब करना पड़ता है? कहीं आतंकवादी घटनाएं हो गई, कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं हो गई, तभी तो उसको आक्रमण क्या अटैक करना पड़ता है। लेकिन वो लगातार प्रयास करते हैं, यानी उनका प्रैक्टिस पर फोकस रहता है 90% और मात्र 10% ही वो एक्शन के लिए टारगेट रहते हैं। अब सपोज दैट एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप उसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे। वो 100 और 200 मीटर की रेस को क्या करता था? दौड़ता था, लेकिन लगातार वो 15 से 20 किलोमीटर का वो प्रैक्टिस करता था, तभी वो वर्ल्ड चैंपियन बना। तो यानी आपको ध्यान देना है कि एक्शन, यानी एग्जाम में हम एक्शन के लिए जा रहे हैं तो 90% यदि हमारे पास प्रैक्टिस होगी तो 10% एक्शन हम अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो एक्शन हम जाएंगे और एक्शन करेंगे, लेकिन एक्शन का रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं होता है। यानी यू कैन नॉट फेल इफ यू रिफ्यूज टू क्विट। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इंदिरा हिंदुजा, नीलम केलकर, शशि वाधवा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। ठीक, तो देखिए डॉक्टर जी हेमा प्रभा को क्या किया गया है? यह नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में कुछ चीजें जो है समझ लीजिए। देखिए क्या है कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान को संस्थान के अस्तित्व की 1 सदी से भी अधिक समय में अपनी पहली महिला निदेशक मिली है। अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 100 साल हो जाने के बाद पहली महिला जो है ये नियुक्त हो रही है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों की। यानी अभी महिलाओं को कितने पीछे रखा गया है, या खुद महिलाएं अभी बड़े सेक्टरों में कितनी पीछे हैं, यह सोचने की जरूरत है। डॉक्टर जी हेम प्रभा को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अधीन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली की सिफारिश पर कब 2024 तक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि यह पहली महिला अध्यक्ष बनी है उसकी, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? ठीक है, यह सतर्कता जागरूकता बना रहा है और इसकी थीम पूछ रहा है। अब इसकी थीम क्या है इसको देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसे बनते हैं। ऑप्शन ए, स्वतंत्र भारत @15 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप नेशन। ऑप्शन सी, सतर्क भारत, यानी ये ऑप्शन सी है आपका, सतर्क भारत समृद्ध भारत। ऑप्शन डी, ईमानदारी एक जीवन शैली। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप नेशन। यानी जब तक देश में करप्शन रहेगा
जब तक घूसखोरी रहेगी तब तक आप डेवलप नेशन बन ही नहीं सकते। इस चीज को मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि डेवलप नेशन है वहां करप्शन है ही नहीं, वहां भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है करप्शन की भरमार लगी है। आप जो है एक रसीद बनवाने जाते हो तो वहां पे भी पैसा ले लिया जाता है। पुलिस हो, थानेदार हो या लेखपाल हो, कोई आपसे 10 रुपया घूस लेता है, आसानी से घूस देकर के आप चले भी आते हो। तो ये धारणा हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। और ये बदलेगी कैसे? जब हर नागरिक शिक्षित होगा, हर लोग जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, तभी इस बात को किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो निर्देश दिया है, कब दिया है? एक चीज समझिए, 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। ठीक, चलिए इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट आगे तरह की एक नोटिस में यूजीसी ने कहा कि यह दिन भाषा सद्भाव, क्या भाषा सद्भाव और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए मनाया जा रहा है। तो इस भाषा सद्भाव को आप लोग याद रखिए कि हर एक भाषा एक दूसरी की सहयोगी भाषा है। यानी क्योंकि भाषा का कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही उत्पन्न हो गया था। और एक चीज और समझिए, भाषा के ही कारण पहली बार आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि पोटी श्री रामालू को अपना जान देना पड़ा। और उनके जान देने के कारण क्या हुआ कि भाषा के आधार पर पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो भाषा का विवाद कितना बड़ा है शुरू से, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। यह प्रश्न भी बनता है कि पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? वह है आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में इंडिया स्कीम 2020 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? यानी इंडिया स्कीम जो है ये क्या है कि 2020, तो ये कौन सा शहर इसकी मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अगरतला। तो ये दिया गया है मेजबानी किसको? नई दिल्ली को। चलिए अगले इसके कुछ व्याख्याएं देख लेते हैं। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 यानी केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया केम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। 2021-22 के लिए भारत के रसायनों का निर्यात कितना मिलियन टन? तो यह है 29,296 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इस चीज को समझिए। तो यह केमिकल के लिए जो है यह क्या किया जाता है? इंडिया केम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? ठीक, यह लक्ष्मी भंडार योजना क्या है इसको समझिए। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तमिलनाडु। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। अब यह समझिए, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार योजना, क्या योजना? लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार उसको क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए है जिन्हें इस योजना द्वारा सशक्त बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्हें ट्वीट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। यह ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं। क्लियर? अब चलिए, ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और आगे चलते हैं।
देखिए हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? क्या मेगाटियन जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है लैब लॉन्च किया है, ये कौन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चाइना। तो ये कौन किया है? चाइना किया है। और ये जो है लैब भी बना रहा है, इसके से सतर्क रहा, पूरा ही देश जो है विश्व भी सतर्क रहा है कि यही लैब जो है बनाया और पता नहीं क्या किया कि कहां से कोरोना आया, पूरा वर्ल्ड जो है इससे क्या रहा, परेशान रहा। तो ये तमाम तरह के लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। दूसरा लैब घटक लॉन्ग मार्च 5PY4 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उपयोग माइक्रोगैटिविटी का अध्ययन करने और द्रव्य भौतिकी, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिकी में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? द्रव्य भौतिकी, रसायन, सामग्री, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पे, हाल ही में किस लेखक ने जेनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए अभिनव चंद्रचूड़, ऑप्शन बी रेने नावा, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो ये कौन है? ये रेने नावा है और इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रेने नावा क्या है? कह रहा है कि फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। पुस्तक में परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से उत्पन्न खतरे की चर्चा की गई है, इसलिए इस पुस्तक को ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि रेने नावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष भी हैं। आगे इसमें पहले इन्होंने पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक भी लिख चुकी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अमृतालाल मीणा, ऑप्शन बी संजय मिश्रा, ऑप्शन सी गिरधर अरमाने, ऑप्शन डी सुनील कुमार। सही आंसर क्या होगा? गिरधर अरमाने है, ठीक है ना। और गिरधर अरमाने के बारे में और कुछ जानकारी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए आंध्र प्रदेश कैडर के क्या है 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरधर अरमाने ने रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। गिरधर अरमाने पहले कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव थे, ठीक है। इसके अलावा ये बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा ने 1 नवंबर को कोयला मंत्रालय में सचिव पद, ये चलिए ये फालतू की चीजें हैं, तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फेड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? क्या? फेड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। अब इसका सही आंसर पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह है, एक कुछ चीजें हैं इनसे पढ़ लीजिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना ने ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेड ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यानी जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, मुक्ति वाहिनी बनाए थे और मुक्ति वाहिनी बना करके इन्होंने पाकिस्तान से अलग किया, तो इसमें जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसीलिए इनको सम्मान दिया गया है। एडवर्ड एम कैनेडी ने युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। तो देख लीजिए, एक तरफ ये अमेरिका के हैं और ये अमेरिकी जो है पाकिस्तान का खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वह क्या किया था? वो तो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। वो जो है अपना 7वां बेड़ा भी भेज दिया था। जब भारत उस पर अटैक किया था, किस पे? ढाका पे, तो वो भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। लेकिन शुक्र मनाइए रसिया का कि वो अभी अपना 8वां बेड़ा भेज दिया। और क्या हुआ? जो आपका अमेरिका है वो मुंह देखते रह गया, हिंद महासागर में ही लेकर के अपना बेड़ा इधर खड़ा रहा और रसिया का उधर खड़ा रहा। और तब तक
क्या हुआ कि पाकिस्तान का काम तमाम हो गया और बन गया नया देश बांग्लादेश। इसीलिए इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी, क्योंकि उन्हीं के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान से ढाका को, बांग्लादेश को अलग करके एक नया देश बनाया गया था। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जनजाति नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। ठीक है, देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको समझ लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ कर रहा है कि राज्य में जनजाति नृत्य महोत्सव, ठीक है ना, तो जनजाति नृत्य महोत्सव मनाया गया कहां पे? छत्तीसगढ़। और ये प्रश्न इस तरह के आजकल खूब पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया। राज्य के 42 जनजाति समुदायों का संगठन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस सरकार पर जनजातियों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाते हुए नृत्य महोत्सव का बहिष्कार करने की घोषणा की। अब ये देखिए यहां पे क्या है कि वो उनका पॉलिटिकल जो मुद्दा है, अब वो मुद्दे को भुना रहे हैं। अब इस चीज को समझिएगा। चलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है तो क्या कर रहे हैं, लेकिन यह समझना है कि वो महोत्सव कहां किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ में। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पंपा पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्योत्सना ज्योत्सवा प्रशस्ति और ऑप्शन डी कर्नाटक रत्न। तो किसे दिया गया है भाई? इनको दिया गया है कर्नाटक रत्न। ये क्या है? ए, ये है आपका बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब ये हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन के बाद उनको मरणोपरांत क्या किया गया है? कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया है, जिसे दिवंगत अभिनेता के परिवार ने क्या किया? स्वीकार किया। अब एक चीज देखिए, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं। जो भी पुरस्कार जैसे ये दिए जा रहे हैं, मरणोपरांत दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आप मरणोपरांत तो से पहले ही यदि उस व्यक्ति को इस तरह का सम्मान मिल जाए, जीते जीते इस तरह का सम्मान मिले, तो उसको ज्यादा खुशी होगी। लेकिन है क्या कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं कि इनको दिया जाएगा, बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं, इन प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है और जिसके कारण व्यक्ति मर भी जाता है। लेकिन ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? कौन सा देश है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और उत्तर कोरिया। अब ये देखिए खुराफात आजकल कौन कर रहा है? उत्तर कोरिया। और हर तरह का काम, इस तरह का जो उकसाने वाली एक्टिविटी है, यही कर रहा है। ये चाइना के सौ पर जो है इस तरह का काम कर रहा है। और जो है आपका क्या कहते हैं कि अमेरिका जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है और उसको ये बार बार धमकियां देता है, डराते रहता है और अपनी हरकत से बाज ये नहीं आ रहा है। दक्षिण कोरिया के अनुसार उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक ऐसा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे विश्व के दूसरी छोर को भेदने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यानी आप समझ लीजिए कि यहां से चलाएगा, अमेरिका के पास चला जाएगा, तो अमेरिका तो डरेगा ही डरेगा। चलिए, कि सन की शासक है, पता नहीं कब इसका दिमाग घूमा, क्या कर देगा, कोई ठीक तो है नहीं भैया। किम जोंग उन है, तो किम जोंग उन को आप लोग समझ ही रहे हैं। जब अपने वो मौसा को क्या करता है कि तोपों से उड़वा देता है, अपने अधिकारी को कुत्तों के भीड़ में डाल करके या कटवा करके समाप्त कर देता है, तो कैसा सनकी है आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके पास यदि इस तरह के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं तो वो विश्व के लिए खतरा कभी भी हो सकता है। इसलिए विश्व जो है चिंतित रहता है कि इसको कैसे रोका जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? क्या रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए डोली पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, ऑप्शन बी डोली पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, ऑप्शन सी डोनी ओलो हवाई अड्डा ईटानगर, ऑप्शन डी डोनी सोलो हवाई अड्डा ईटानगर। तो ये क्या किया है भैया? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, यानी क्या है आपका? ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत। तो ये डोनी पोलो हवाई अड्डा को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची है?
अब आप ये देखिए कि बाइलेटरल यानी दो देशों के पास भी साथ युद्धाभ्यास होता है, 3 देशों के साथ युद्धाभ्यास होता है, कभी कभी विश्व के कई सारे देशों के साथ मिलाकर के युद्धाभ्यास किया जाता है, कभी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ही इस तरह का युद्धाभ्यास कराते हैं। तो ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा जो है क्या किया गया है, और इसमें जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, नीदरलैंड, तो भारतीय सेना कहां पे पहुंची है? जापान में। क्लियर? अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के जहाज शिवालिक और कामोर्टा अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचे हैं। और यह समझ लीजिए योकोसुका की सागामी खाड़ी में 6 नवंबर को यह अभ्यास होगा। तो ये दोनों शब्द याद रखिए, क्या? योकोसुका की खाड़ी, और कौन कौन से हमारे जहाज गए हैं? तो ये हमारे जहाज जा रहे हैं शिवालिक और कोमोर्टो। क्लियर? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जेनेवा प्रेस क्लब डेला न्यूक्लियराइजेशन डेला एसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स सोरेल, ऑप्शन बी जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन सी जॉर्ज सैंड, और ऑप्शन डी रेने नाबा। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रेने नाबा। इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा यह है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा नागरिक जुड़ाव, किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्य और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया? किसे किया गया? आलोक प्रसाद उपाध्याय। ये कौन है? आलोक प्रसाद उपाध्याय। ऑप्शन बी नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, ऑप्शन सी संगम प्रसाद उपाध्याय, और ऑप्शन डी अशोक प्रसाद उपाध्याय। तो किसे किया गया है भाई? ये किए गए हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। ठीक है ना? तो इनके बारे में कुछ चीजें हैं, उनको समझ लीजिए। कहा कि भोपाल के माधव राव सप्रे संग्रहालय द्वारा भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में समग्र साहित्य और कलात्मक योगदान के लिए हरदा निवासी सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार तथा कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को राज्यपाल मंगूभाई पटेल तथा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? यानी पंजाब किंग्स क्या है? आईपीएल की एक टीम है, और ये जो है अपने लिए सहायक कोच जो है ब्राड हाइडिन को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? ब्राड हाइडिन। और ब्राड हाइडिन क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज है, अब शायद संन्यास भी ले लिया है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ब्राड हाइडिन को पंजाब किंग्स ने फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान। तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, यानी मानगढ़ कहां पे है? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना, ये तो हम लोग बता चुके हैं, या पश्चिम बंगाल, और किस राज्य में रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? ये समझ लीजिए, ये 53वां यानी 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया रानीपुर देश का। ठीक है, और ये कहां पे है? ये गुजरात में है, सॉरी यूपी में है रानीपुर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हो रहे हैं, जिनको कि मार मार करके भगाया जा रहा है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि इंडिया में भी रोहिंग्यों को मार मार करके भगाया जाएगा, क्योंकि वो घुसपैठी किए हुए हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि अमेरिका जो है मार मार करके भगाता है किसको? मैक्सिको वालों को। अभी क्या है कि आप देखेंगे कि ये सीरिया वगैरह वाले सूडान रसिया इधर जा रहे हैं, तो उनको भी रोका जाता है। तो बहुत सारी ये चीजें जो है आपको वायरल होते मिल जाती है। तो
तो ये कितने मिलियन लोग पर घुस गए हैं जिनको कि मार मार करके भगाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये है 103 मिलियन। अब जब ये घुसेंगे, अभी देखे होंगे ये कहानी और भी, कौन जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ तो ये भाग रहे थे कहां, और यहां तक कि प्लेनों में चढ़ गए, कुछ उस पे से कूद करके मर गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है होती रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पूर्वोत्तर का पहला एका पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यह सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। और यूपी वाले जो है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ या यूपी पीसीएस स्पेशल जिस एग्जाम या पेट का एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिए। क्या है, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी। तो ये स्थापित किया जा रहा है आपके वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा सारी, ठीक है ना। और इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए भरूच, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी वाराणसी। तो ये कहां पे लॉन्च किए हैं, लद्दाख। और लद्दाख जम्मू कश्मीर में हम लोग जो है अपने एयर बेस को मजबूत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, और इन्हीं सब चीजों से उसका मुंह तोड़ करके हम लोग रख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये देखिए, ये लूला डी सिल्वा जो है कई बार इसको हम लोग बता चुके हैं, ये ब्राजील का राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहां पे किया गया। तो बांग्लादेश जो है अपना फिल्म महोत्सव मना रहा है इंडिया में। इंडिया वाले जाकर के मनाते हैं कहां, कभी मॉरिशस चले जाएंगे, कभी दुबई चले जाएंगे, और वो आकर के मना रहे हैं कोलकाता में, ठीक है। तो कहां पे मनाया जा रहा है, कोलकाता में। चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल खोले गए हैं, और ये कहां पे, पूरी कहां पे भैया, पूरी है उड़ीसा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न, क्या कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता। तो ये मैं बता चुका हूं कि फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप जीता है स्पेन, और हराया किसको था, कोलंबिया को। तो इस तरह से ये हमारे जो है 29 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हुई। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हां, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिए। और ऑफलाइन बैच जो है हमारा 15 नवंबर से रांची सेंटर पर शुरू हो चुका है। ऑनलाइन जो है हमारे हर सेंटरों पर उपलब्ध है, तो इसलिए आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करिए। जय हिंद, जय भारत।